Hello, dear students. Welcome in this 21st lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, that is in 20th lecture, I have discussed about personal training and development, where we have learned about different types of training, concept of training and concept of development, induction and orientation program, and a skill enhancement program. Now I am going to discuss about leadership and motivation. So let us start with learning outcome of this session. So after this session, students will be able to define the term leadership. जैसे ही ये सत्र समाप्त होगी, ये लेक्चर समाप्त होगा, तो आपके अंदर जो एबिलिटी आएगी वो निम्न प्रकार। पहला एबिलिटी आएगा कि आप लीडरशिप डिफाइन कर पाइएगा क्या है, या इसे समझा पाइएगा, इसको एक्सप्लेन कर पाइएगा, व्हाट इज लीडरशिप। Explain the term motivation, differentiate the managerships and leadership, describe the types of training, then list the theories of motivation, describe the theories of motivation, explain the Maslow theory of motivation. ओके यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होगा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन गलती से हो गया, ठीक ना। तो ये एबिलिटी आपके अंतर्गत इसके बाद आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप, यानी व्हाट इज लीडरशिप। सो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट डिजायरेबल एक्शन voluntarily and without force from the followers। यानी लीडरशिप एक ऐसी योग्यता है जो कि आप अपने इच्छित कार्य को विदाउट किसी फोर्स का अपने फॉलोअर से करवा सकते हैं। सक्सेस ऑफ लीडर डिपेंड्स अपॉन हिज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो लीडर है, लीडर का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटीज और कैरेक्टर पे। किस पे? आपके जो लीडर की क्वालिटीज और कैरेक्टर को। so these characteristics are natural in some cases, but there are many cases where these have been डेवलप्ड बाय कांस्टेंट इफोर्ट। लगातार प्रयास करके या कुछ केसों में इसको विकसित किया जाता है, इस स्किल को डेवलप किया जाता है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट्स so that cooperate enthusiastically इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। यानी लीडरशिप एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो अधीनस्थ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, ताकि वो कोऑपरेटिवली, मतलब वो जो है कि सहयोग करते हुए पूरे उत्साह के साथ वो जो ग्रुप गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करें। ठीक। डिफिनेशन डिफिनेशन ऑफ लीडरशिप, कुछ डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो पहला, लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल। यानी लीडरशिप जो है कि एक कला के रूप में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट करता है, यानी किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन गोल्स। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू कन्विंस अदर। यह योग्यता है कि दूसरों को कैसे आप कन्विंस कर लेते हैं टू अचीव द डिफाइंड गोल्स एंथुसियास्टिकली। उत्साह के साथ जो डिफाइंड गोल्स है उसको किस तरीके से आप अचीव कराते हैं। अब कुछ डिफिनेशन जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया है, उसी में अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अकॉर्डिंग, leadership is the ability to persuade others to seek defined objectives enthusiastically. Uh, it is the human factors which bind a group together and motivate it towards a goal। यानी ये कहता है कि जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वह दूसरों को किसी परिभाषित जो भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य, उसको उत्साह पूर्वक कैसे प्राप्त करें, प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए राजी कराने की एक क्षमता है। यह मानवीय कारक है जो एक समूह को एक साथ बांधता है और उससे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है।
कहता है कि इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच बाइंड ए ग्रुप टुगेदर, एक समूह के एक साथ बाँधता है एंड मोटिवेट इट टुवर्ड्स गोल्स, जो लक्ष्य है उसके तरफ उनको मोटिवेट करता है, उन्हें प्रेरित करता है कि वो लक्ष्य प्राप्त करें। ये कीथ डेविस का है। दूसरा डेफिनेशन है वो राच और बेहलिन का है। राच और बेहलिन का कहना है कि लीडरशिप इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। यह भी वही बात कहते हैं कि जो लीडरशिप यानी नेतृत्व जो है वो लक्ष्य उपलब्धि की दिशा में एक संगठित समूह की गतिविधियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके अनुसार जो है कि इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जो संगठित समूह है, उसकी एक्टिविटीज को प्रभावित करता है ताकि जो क्या बोलते संगठन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडर एक अच्छे लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? बहुत बार पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव आई ऐसा चैप्टर है इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है काफ़ी ध्यान से इसको, और मैं जहाँ-जहाँ बताऊँगा आप वहाँ नोट करते जाइएगा, ओके? फर्स्ट, लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप मेंबर। जो लीडरशिप है वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ग्रुप के सभी सदस्यों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। लीडरशिप इज रिलेटेड टू सिचुएशन, परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए प्रेरित करना ही लीडरशिप है। इस तरीके से प्रयास करना, इस तरीके से उनको मोटिवेट करना कि वे स्वेच्छा से इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाएँ कि उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए फुल एनर्जी के साथ वर्क करना शुरू कर दें। फोर्थ पॉइंट इज़ द लीडरशिप हेल्प्स इन अटेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, और लीडरशिप जो है किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में मदद करता है। एंड फिफ्थ इज एम्प्लॉय मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ टाइप्स ऑफ लीडरशिप प्रोवाइडेड। जो एम्प्लॉइज हैं ना, जो कर्मचारी हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए जो भी लीडर उन्हें लीडरशिप जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है उससे। तो बहुत सारी चीज़ें, एक क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर में ये सब चीज़ होनी चाहिए। अब कभी-कभी आ जाता है कि भाई मैनेजरशिप और लीडरशिप में क्या डिफ़रेंस है ना? तो देखिए कुछ डिफरेंस है जिसको हम यहाँ देखेंगे। पहला तो है कि मैनेजरशिप का मतलब होता है प्रबंधन करने का, जो मैनेज करने का तंत्र है, और लीडरशिप का मतलब होता है कि उसको लीड करने का, नेतृत्व करने का। यहाँ एक पावर होती है जो मैनेजर है उसके पास, लीडर के पास उस तरह की पावर नहीं। वो एक हिसाब से ऐसा उसके स्पीच में भाव होता है कि लोग ऑटोमेटिकली बिना किसी ऑर्डर के उसको फॉलो करते हैं। तो थोड़ा देखते हैं। पहला है कि मैनेजर ड्राइव्स और ऑर्डर। मैनेजर जो है कि ये चलाता है, ये ऑर्डर देता है ना? लीडर्स, कोचेज एंड एडवाइजेज। लोडर लीडर क्या करता है? सिखाता है और सलाह देता है। मैनेजर डिपेंड्स ऑन हिज अथॉरिटी। जो अथॉरिटी, जो पावर है मैनेजर, उस पे डिपेंड है। लीडर डिपेंड्स ऑन हिज कॉन्फिडेंस एंड गुडविल। जो उसका विश्वास है, जो गुडविल वो बना रखा है, उस पे वो डिपेंड रहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है, लोग हमको कितना चाहते हैं इस पे। मैनेजर क्रिएट्स फियर। जो मैनेजर है वो फियर यानी डर क्रिएट करके काम कराता है कि ऐसा हो जाएगा, आपकी सैलरी बंद कर देंगे, ये सारी चीज़ें है ना, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ को डर दिखाता है। लेकिन लीडर इंस्पायर्स इंथुसियाज्म, यानी जो लीडर है वो उनका उत्साह को इंस्पायर करता है, उत्साह को बढ़ाता है ना। ऐसे ये करके काम लेता है जो है लीडरशिप। मैनेजर फिक्स्ड ब्लेम्स एंड फाइंड रिजल्ट। वो ब्लेम लगाता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त करता है, यानी कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लीडर जो होता है सोल्व प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करता है ना। तो इससे जो फॉलोअर होते हैं काफ़ी हैप्पी होते हैं कि नो ऑल आंसर, ठीक ना। मैनेजर सब कुछ जानता है, सारा आंसर जानता है जो भी वो कह रहा है। लीडर्स कंसल्टेंट एंड सीक एडवाइसेज, या नेता जो है कि एक हिसाब से सलाहकार होता है और सलाह लेता है और देता है, ये दोनों की काम वो करता है।
ठीक ना? मैनेजर बिलीव्स इन आई, मैं भाई मैं मैनेजर हूँ, ये इस पे बिलीव करता है मैनेजर। लीडर बिलीव्स वी एंड यू, ना? यानी हम लोग, लीडर किसमें? हम लोग, और यू आप लोग, इसमें बिलीव करता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस है। और कभी भी यदि किसी मैनेजर के पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, देन दैट पार्टिकुलर मैनेजर इज बेस्ट। हाँ, तो इसलिए हर जो उस तरह के पोस्ट पर होल्ड करते हैं, उनके पास लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का क्या महत्व है? यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक ना? Leadership is an important function of management which help to maximize efficiency and to achieve the organizational goal. Okay. Importance of leadership can be justified with the help of flowing points. तो ये जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरीके से अधिकतम क्षमता के साथ अचीव करें, इसमें उसका जो है कि बहुत अहम रोल होता है। तो इसका जो कुछ कैसे वो रोल निभाता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है कि इंस्टिगेट एक्शन, यानी कार्रवाई शुरू करना। कौन भाई एक्शन लेगा, कौन कार्य शुरू करेगा? ये जो है कि काम लीडर करता है। तो लीडर is a person who start the work by communicating the policies and plan to subordinate from where the work actually start। यह जो इनिशिएट करता है, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, कार्रवाई इस कार्य करने की शुरू करता है, और एक मैसेज कम्युनिकेट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो अधीनस्थ हैं उनको, और कहा ये कि काम कहाँ से शुरू करना है और एक्चुअली कैसे काम होगा। ठीक। सेकंड पॉइंट दैट मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेशन, ये मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। लीडर प्रोवाइड्स टू बी प्लेइंग एन इंसेंटिव रोल इन द कंसर्न्स वर्किंग, ना? एक उत्प्रेरक रोल जो है कि वर्किंग का ये बनाता है। और ही मोटिवेट्स एम्प्लॉइज विद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड्स एंड देयर बाई गेट्स वर्क फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स। तो ये चीज़ होती है कि ये इस तरीके से मोटिवेट करता है, चाहे वो आर्थिक तौर पे उनको कुछ रिवार्ड दे या नॉन गैर आर्थिक तौर पे रिवार्ड दे। और इसके द्वारा वो जो है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऐसे मोटिवेट करता है कि जो वर्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम विद इन टाइम हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ये जो है कि गाइड भी उनको प्रोवाइड करता है, उनको दिशा निर्देश देता है। लीडर हैज टू नॉट ओनली सुपरवाइज बट ऑल्सो प्ले गाइडिंग रोल फॉर हिज सबॉर्डिनेट्स। अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा गाइड करता है, भाई कार्य कैसे करना है, किन चीज़ों से बचना है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, पूरी तरीके से। और गाइडेंस देयर मीन्स इंस्ट्रक्टिंग सबॉर्डिनेट्स, कहने का मतलब कि अपने जो अधीनस्थ हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, एंड द वे दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। और ये भी बताता है कि किस प्रकार से आप अपने काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर लीजिएगा। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज द क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस मतलब कि वो उनके बीच में कॉन्फिडेंस जगाता है, उनके बीच में जो है कि विश्वास पैदा करता है। कॉन्फिडेंस इज एन इम्पोर्टेंट factor which can be achieved through expressing the work efforts to the subordinates, explaining them clearly their role, and giving them guidelines to achieve goal effectively. It is also important to hear the employees with regard to their complaints and problems। यानी वो उनमें इस तरीके से विश्वास पैदा करता है कि वो उनका जो समस्या है, जो जो भी वो एक्सप्रेस करते हैं उसको सुनता है, और उनको हमेशा एक उनके अंदर विश्वास ये जगाता है कि यू आर कैपेबल टू डू दिस, ना? और ये जो उनका रोल क्या है, उनको किस तरीके से काम को इफ़ेक्टिवली करना है, ये भी उनको बताता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो शिकायतें हैं, उनका जो समस्या है उसको सुनता है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, और इस तरीके से वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अब फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज द बिल्डिंग मोरल। अब बिल्डिंग मोरल मतलब उसमें एक नैतिकता लाना। तो मोरल डिनोट्स विलिंग
cooperation of employees towards their work and getting them into confidence and winning their trust। ये मोरल जो है कि एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेशन रखने की विलिंगनेस को दर्शाता है टुवर्ड्स देयर वर्क, उनके काम के प्रति, और कॉन्फिडेंस जो है कि देम, और उसके बाद उनको हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ये जगाते हैं कि आप डेफिनेटली ये काम कर लोगे, यानी एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, एक विश्वास क्रिएट करते हैं। तो ए लीडर कैन बी ए moral booster by achieving full cooperation so that they perform with best of their abilities as they work to achieve goals। यानी एक लीडर जो है कि उसके मोरल बूस्टर का भी काम करता है, और ये जो है कि एक फुल कोऑपरेशन के साथ, और वो ये मतलब दिखाता है कि जो जो भी वर्क है, जो भी काम है, वो बेस्ट तरीके से हम लोग अपने एबिलिटीज के आधार पर कर पाएंगे ना, विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एज दे वर्क टू अचीव द गोल्स ना, कि जो भी है हमारी एबिलिटी, जो भी हमारी कैपेसिटी है, उसको मिलाकर उसके कोऑपरेशन से हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिल्ड्स वर्क एनवायरनमेंट, ठीक ना? अब वो काम का माहौल, काम करने का माहौल का भी निर्माण करता है लीडर, किस तरीके से माहौल क्रिएट करे, वर्किंग माहौल क्रिएट करता है। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, जैसा कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जैसा कि यहाँ भी है कि एक लोगों को एक साथ लेकर काम करना को कंप्लीट करना ही मैनेजमेंट है। अब एन एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट हेल्प इन साउंड एंड स्टेबल ग्रोथ। जब वर्क एफिशिएंट वर्क होगा, वर्क काम करने का जो एनवायरनमेंट होगा, वातावरण होगा, तो वो कहीं न कहीं एक साउंड और स्टेबल ग्रोथ, मतलब एक जो है कि स्वस्थ ग्रोथ, जो सही ग्रोथ और जो है स्टेबल ग्रोथ सुनिश्चित करेगा। Therefore, human relations should be kept into mind by a leader। इसलिए जो ह्यूमन रिलेशन है उसको भी एक लीडर के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। He should have a personal contact with employees and should listen to their problems and solve them। He should treat employees on humanitarian terms। तो ये क्या करता है कि जो लीडर है उसको चाहिए कि वो पर्सनल कांटेक्ट अपने एम्प्लॉइज, अपने सबऑर्डिनेट से रखे, उनके बात को सुने, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो इस तरीके से वो एक जो है कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट सकता है, कर सकता है। दूसरी तरफ से उसको चाहिए ये भी कि ट्रीट द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज के साथ जो वो व्यवहार करता है किसी पार्टिकुलर संगठन में, वो मानवीय शर्तों के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके लीडर हैं, हेड हैं, तो आई एम बॉस एंड यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए एक लीडर का, एक मैनेजर का। ओके। अब coordination can be achieved through reconciling personal interest with organizational goal, uh, and this synchronization can be achieved through proper and effective coordination, which should be primary motive of a leader। यानी जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है वो, यानी जो संगठन के लक्ष्यों के साथ जो व्यक्ति का हित है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका सामंजस्य होना चाहिए। और जब इन इस दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, सिंक्रोनाइज़ेशन हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से काफ़ी इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन बनेगा, और जिसका रिज़ल्ट होगा कि व्हिच शुड बी प्राइमरीली मोटिव्स ऑफ लीडर। तो ये चीज़ जो है कि जो हमारा लीडर है, उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस दोनों को का जो है टाई अप रखें, दोनों को सिंक्रोनाइज़ रखें, ताकि जो है कि ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जा सके। अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल का कितने टाइप्स के हैं वो देखते हैं। पहला पहला जो है वो है अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक लीडर्स। बहुत बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो दिस टाइप्स ऑफ लीडर्स ड्राइव दियर गैंग्स थ्रू कमांड and by deploying faith in their followers। ये जो लीडर्स होते हैं, ये इसको ये ऐसे सिस्टम को चलाते हैं, जो गैंग है, जो पार्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप है, उनको कमांड देते हैं, और एक कमांड के मतलब आदेश देकर और अपने फॉलोअर को सिस्टम को चलाते हैं। सच लीडर्स ऑर्डर्स
assign duties and responsibilities without consulting employees or केयरिंग ऑफ देयर ओपिनियन। ना तो उनसे सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करते हैं, ना उनके विचारों को ध्यान में रखते हैं, डायरेक्ट ए ऑर्डर देते हैं और सिस्टम को चलाते हैं। इस लीडर को हम डायरेक्टिव लीडर भी कहते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा, अथॉरिटेरियन लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर या डायरेक्टिव लीडर। इसलिए डायरेक्टिव लीडर कहते हैं विच टेल देम व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ डिफरेंट टास्क, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क यू हैव टू कंप्लीट ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। दूसरा जो लीडर्स है वो का टाइप है, वो डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव लीडर्स है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि प्रजातांत्रिक। These leaders always work according to विशेज ऑफ दियर फ्लोवर। ये जो लीडर हैं वो अपने जो आपका फ्लोवर है उनके इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनकी क्या डिमांड है उसको भी ध्यान में रखते हैं। डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव, इसीलिए डेमोक्रेटिक लीडर को कंसल्टेटिव लीडर भी कहते हैं, क्योंकि ये उनसे कंसल्ट करता है, विचार विमर्श भी करता है। थर्ड टाइप्स ऑफ लीडर, दैट इज द परसुएसिव लीडर। सच लीडर्स, परसुएसिव का मतलब होता है कि प्रेरक नेता, ये प्रेरित करता है काम करने के लिए। तो सच लीडर्स इन्फ्लुएंस दियर फॉलोअर ड्यू टू हाई पर्सनल कांटेक्ट टू ज्वाइन विद हिम इन गेटिंग थिंग्स डन। He gives direction personally and whole of the gang respond to his call because they love and respect him and full confidence in him। यानी जो ये लीडर होता है, प्रेरक नेता, वो उन जो फॉलोवर हैं उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रभावित करता है, पर्सनल कांटेक्ट करता है एंड ज्वाइन विद हिम इन गेटिंग थिंग्स डन। और इवन तक कि कोई काम कंप्लीट करने में भी उसमें उनके साथ अपना हाथ बढ़ाता है। तो इससे एक मोरल उनमें बिल्डअप हो जाती है कि अरे हमारे बॉस तो मेरे साथ हैं, तो हम लोग को तो और करना चाहिए। नहीं नहीं सर, आप नहीं कीजिए, हम लोग कर देंगे विद इन टाइम। तो ये चीज़ वो जो है इमोशनल, एक हिसाब से ये लीडर जो है कि इमोशनली उसको ब्लैकमेल करके काम कराता है। तो ही गिव्स डायरेक्शंस पर्सनली एंड होल ऑफ द गैंग रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल। वो पर्सनली भी डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है और होल गैंग को भी देता है और सब लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसका कारण ये है कि वो उसका रिस्पेक्ट कर, लोगों को रिस्पेक्ट भी करता है और वो लोग उनसे लव भी करते हैं और वो जो इस टाइप का लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स में फुल कॉन्फिडेंस रखता है। हाँ, ये था। अब फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फंडामेंटल लीडर्स, ठीक ना, सॉरी फंक्शनल लीडर। तो ये जो फंक्शनल लीडर है ना, फंक्शनल लीडर्स, सच लीडर्स लीड्स बिकॉज ऑफ दियर एक्सपर्ट नॉलेज एंड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ दियर फॉलोअर्स बाय दियर सुपीरियर नॉलेज। यह जो है कि जो अपने फॉलोअर्स को इस आधार पे जीत लेता है, उनकी एक हिसाब से दिल को जीत लेता है, क्योंकि इसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है। ये सुपीरियर जो है कि सुपीरियर नॉलेज होता है उसका। तो इस तरीके से ये जो है ये फंक्शनल लीडर जो है कि कार्यात्मक जो नेता है उन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड फिफ्थ, दैट इज द लास्ट, इज लेसेज फेयर लीडर। लेसेज फेयर का मतलब होता है कि वैसा लीडर जिसका कोई मतलब नहीं है सिस्टम से, एकदम आप सारे सबॉर्डिनेट को फ्री छोड़ दिया है, भाई आप काम करो, विद इन टाइम आप हमको करके दो, हमारा कोई हस्तक्षेप आपके अंदर नहीं रहे। ये नहीं कि एकदम पकड़े हुए हैं पूरे चंगुल की, नहीं आपको इतना करना है, ऐसे जाना है, इतना टाइम पे आना है, इतना टाइम पे जाना, ये चीज़ नहीं। किसी तरीके से काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होनी चाहिए, यही इस लीडर का ये रहता है और कोई अंकुश नहीं रखता अपने सबॉर्डिनेट पे, इसीलिए इसको लेसेज फेयर कहते हैं। लेसेज फेयर का मतलब है कि अहस्तक्षेप, कोई इसका हस्तक्षेप नहीं होता। सो लेसेज फेयर लीडर्स डज नॉट लीड बट लीव द ग्रुप इंटायरली इनटू इटसेल्फ। पूरे ग्रुप को अपने आप पर उनके लिए छोड़ देता है। सच लीडर यूज वेरी लिटिल पावर, एकदम अपने पावर को नहीं के बराबर यूज करता है एंड गिव ए हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन दियर वर्किंग। और उनके कार्य में उनको पूरी छूट देता है कि आपको जैसे करना है वैसे आप करिए। दिस लीडर्स आर डिपेंडेंट ऑन सबॉर्डिनेट्स टू सेट दियर ऑन गोल्स। और ये लीडर जो है कि अपने सबॉर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करें।
अब आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन में बहुत बार हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। इसलिए मैं हर चीज़ को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। आप ध्यान से इसको देखिएगा और अक्सर यहाँ से कभी ऐसा नहीं है कि जहाँ जब क्वेश्चन नहीं पूछा हो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन। Today management pays more attention toward motivation of employees। आज का जो युग है उसमें मैनेजमेंट अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उधर केंद्रित करता है कि किस तरीके से सबॉर्डिनेट को मोटिवेट किया जाए ताकि अधिक से अधिक उनसे आउटपुट लिया जाए ना, और काम कराया जा सके। तो द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू डायरेक्ट द वर्किंग फोर्स इन सच ए वे so that by their collective efforts objectives of enterprise आर अचीव्ड। यानी जो मेन टास्क मैनेजमेंट का यहाँ होता है वो वर्क फोर्स को, जो वर्किंग ग्रुप है उसको निर्देशित करना और इस तरीके से उनको निर्देशित कीजिए, उनको इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए ताकि वो अपने सभी लोग एक साथ मिलकर इस तरीके से काम करें कि जो उद्योग है, जो बिजनेस है, जो उद्यम है, उपक्रम है, उसका जो एंटरप्राइज का लक्ष्य को आराम से उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिवेशन जो है वो मोटिव शब्द से बना है जिसका मतलब होता है ना, मोटिव। ए मोटिव इज इनर स्टेट ऑफ एनर्जाइजेज ना। ये जो मोटिव है वो एनर्जाइजेज का जो इनर स्टेट, उसके आंतरिक भावना को बताता है। सॉरी, इनर स्टेट आंतरिक भावना को इंगित करता है। दैट एनर्जाइजेज एक्टिविटीज और मूव्स एंड डायरेक्ट और चैनल बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, जो कि उनकी जो अंदर की शक्ति है उसको उत्तेजित कर देता है, ऊर्जावान बना देता है, एक्टिव कर देता है और उनको मूव और डायरेक्ट निर्देशित कर देता है उधर गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ। एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच encourages persons to give their best performance and helps in achieving enterprise goals। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर्स है वो पूरा इनको उत्साहित कर देता है और उनको एक बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे करना है और कैसे एंटरप्राइज के लक्ष्य को अचीव करना है, इस तरफ उनको मोड़ देता है सोचने के लिए। सो ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन विल बूस्ट द आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयज बट ए नेगेटिव मोटिवेशन विल रिड्यूस दियर परफॉर्मेंस। तो इसीलिए जब भी ध्यान रखिए कि आप भी यदि पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहिएगा तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लर्न कर पाइएगा और हर चीज़ समय रहते हुए आप जॉब में और जो है कि सिस्टम में इंटर कर जाइएगा। लेकिन आप निगेटिवली मोटिवेट हो जाइएगा तो अरे ऐसा है, बहुत सारी बेरोजगारी है, करप्शन है, ये सारी निगेटिव पॉइंट है। तो ये चीज़ आप अपने पास नहीं लाने दीजिए, इससे आपका भी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और जो है कि आपका जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जितनी आपको लर्निंग होनी चाहिए वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। अब डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल एक्ट विच अट्रैक्ट द वर्कर्स टू डू मोर वर्क एंड इंस्टिगेट। ये जो है मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक कार्य है जो कि वर्कर को अट्रैक्ट करता है कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और उनको इंस्टिगेट भी करता है, उत्तेजित भी करता है इस कार्य को करने के लिए। इफ़ द वर्कर आर इंस्टिगेटेड, एक बार वो उकसा दिया जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है कार्य करने के लिए, दे विल ट्राई टू डू मोर देन स्टैंडर्ड वर्क। जो निर्धारित काम है उससे भी ज़्यादा करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। एंड अर्न मोर फॉर देमसेल्फ, अपने लिए भी ज़्यादा अर्न करता है, विच इंक्रीजेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और फर्दर उससे उसकी जो है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहन सहन का स्तर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू जीसीएस, अब कुछ डिफिनेशंस हैं। उसमें पहला जीसीएस का डिफिनेशन है, उनके अनुसार मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ to get desired course of action to push the right button to get the desired action। यानी जोशियस कहते हैं कि मोटिवेशन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, डिजायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाने की एक प्रक्रिया है कि किस बटन को हम दबाएं कि क्या रिजल्ट आएगा, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ जो दूसरा डेफिनेशन है वो डाल्टन ई मैकफार्लैंड का है। वो कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल। मुख्य रूप से ये एक मनोवैज्ञानिक है एंड
It relates to those forces operating within individual's employee or subordinates which impel him to act or not active in a certain ways ना। अब ये जो है कि उनकी आंतरिक जो है कि जो ऑपरेटिव फोर्स है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके और इंडिविजुअल हैं, उनके आंतरिक स्थिति को बताता है और सबऑर्डिनेट्स को, जो कि प्रेरित करता है, जो उकसाता है कि उनको टू एक्ट कार्य करने के लिए और नॉट एक्टिव इन सर्टेन वे कि किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से नहीं करना है, इस ये चीज़ों के लिए उकसाता है जो मोटिवेशन। एंड अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट, स्कॉट कहते हैं कि मोटिवेशंस मीन प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यानी इनका कहना है कि जो मोटिवेशन है, स्कॉट का कहना है कि मोटिवेशन है वो एक प्रक्रिया है लोगों को स्टिमुलेट उद्दीपित करने का, उकसाने का, टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, जो हमारे इच्छित लक्ष्य है उसको विदिन समय जो टाइम है, विदिन जो गिवन टाइम है उसको कंप्लीट करने के लिए एक प्रक्रिया है। अब आते हैं मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी बहुत बार पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब्राहम मास्लो फादर ऑफ मोटिवेशन के लिए यहाँ पर पूछता है। मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स थ्योरी किसने दिया है, तो मास्लो ने। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब्राहम मास्लो इज वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक थे। हिज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, और उनकी जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वो मानव की आवश्यकता पर निर्भर करती है। दिस थ्योरी इज पॉपुलर एज नीड्स हायरार्की थ्योरी। तो नीड्स हायरार्की थ्योरी थ्योरी को किसने दिया था, तो मास्लो ने दिया था। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। so this is one of the earliest and most popular models and theories of motivation। जो मास्लो की थ्योरी है सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर थ्योरी है। मास्लो कंसिडर सेवरल नीड्स टू explain human behavior and propose that these needs have a hierarchy. That is, some needs are lower order needs as compared to other higher order needs। उन्होंने एक हायरार्की बनाया है, जिसको मैंने आगे के पेज पे दिखाया हूँ, इमेज बनाकर उसका। तो वो बताते हैं कि कुछ ऐसा नीड्स होते हैं जो कि लोअर ऑर्डर में होता है, जिसको कि निचले स्थान पर, जिसको हम पहले पूरा करते हैं, और कुछ हाई लेवल पर होता है जिसको हम सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। यदि मान लेते हैं हमें भूख लगा है, तो ये हमारी फर्स्ट लोअर ऑर्डर ऑर्डर की नीड्स है, और उसके बाद हमें फ्लाइट पे सफ़र करना है, तो हायर जो है कि नीड्स है मेरे लिए। तो ये उन्होंने इसको डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। ही आल्सो proposed that unless the needs at lower level is satisfied, the higher order needs will not be operative। ये कहते हैं कि जब तक हमारा नीचे का जो जो मूल हमारी ज़रूरत है वो फुलफ़िल नहीं होगी, तब तक हमारा ऊँचे वाला, उसके बाद वाला नीड्स जो है कि जब हमको पेट भरा रहेगा, हमारे पास कपड़ा रहेगा, उसके बाद हम सोचेंगे एजुकेशन। जब एजुकेशन रहेगा, फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, उसके बाद फिर हम आगे सोचेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने दिखाया है कि पहले लोअर नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद हायर की तरफ मूव करेंगे। Once lower order needs satisfied, it will no longer motivate the person। और एक बार जब नीचे वाला नीड्स हमारा फुलफिल हो गया, तो ज़्यादा देर तक उसको किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को मोटिवेट रखने वाला नहीं है। देन वो आगे की तरफ सोचता है। सो मास्लो हैज प्रपोज्ड 5 मेन हायरार्किकल लेवल्स ऑफ नीड्स एज शोन इन द फ्लोइंग फिगर। फिगर नंबर 5 जो अगले पेज पे है, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से दिखा रखा है। जैसे आप देखिए, इसको पहले मैं दिखा लेता हूँ कि जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये उनकी नीड्स थ्योरी है। तो अब एक-एक करके इसका हम व्याख्या करते हैं। तो पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। व्हाट इज साइकोलॉजिकल नीड्स? दीज आर इम्पोर्टेंट नीड्स फॉर स्टिमुलेटिंग ह्यूमन लाइफ। ये जो है कि उनके लाइफ को उद्दीपित करने के लिए करने वाला जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स है। फूड्स, वाटर, वार्म, shelter, sleep, medicine, education are the basic psychological needs।
ये सब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, जैसा मैंने अभी जस्ट पहले बताया, व्हिच फॉल इन प्राइमरी लिस्ट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जो कि प्रथम लिस्ट में ये आता है, और ये फुलफिल होता है तब हम आगे सिक्योरिटी और सेफ्टी की तरफ सोचेंगे। सो मास्लो वाज ऑफ एन ओपिनियन दैट until these needs are satisfied to a degree to maintain life, no other motivating factor can work। जब तक कि ये नीड्स जो है कि हमारे निवास का है, रोटी का, कपड़ा का, दवा का, एजुकेशन का, जब तक ये नीड्स सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक हम इसके अगले नीड्स की तरफ सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक। सेकंड कहते हैं सिक्योरिटीज, पहला सेटिस्फाई हो गया, देन आएगा सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। तो दीज आर द नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम physical danger such as fear of losing job, property, food or shelter. It also include protection against any emotional harm। तो ये जो नीड्स है कि जब एक बार पहली नीड्स फुलफिल हो, तब लोग सोचते हैं कि भाई कहीं हमारे जॉब न चली जाए, जॉब रहे यानी सिक्योरिटी बना रहे, जो है कि जॉब सिक्योरिटी। देन प्रॉपर्टी, जो है कि जॉब लूजिंग जॉब की बात इसीलिए पीपल आर अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आज पूरे इंडिया में इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी हमारी चली जाएगी, कभी भी हमें हटाया जा सकता है। तो ये है दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी का ना, उसके बाद फूड और शेल्टर। तो ये सभी जो है कहीं न कहीं इमोशनल हार्म करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इमोशनल हार्म। ये भी चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो इमोशनली उनको हानि न पहुँचाया जाए, इसका भी प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं, देखिए ये जो है कि नीड्स है, मास्लो का नीड्स ऑफ हायरार्की ना, मास्लो हायरार्की नीड्स कैसे-कैसे ये जो है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज़ द सेफ्टी के बाद सोशल नीड्स। तो व्हाट इज़ सोशल नीड्स? सिंस पीपल आर सोशल बीइंग्स, दे लुक फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। ना पीपल एक सामाजिक जो भी व्यक्ति है, वो समाज में रहने वाला सोशल बीइंग्स है, एंड पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स लाइक अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस एंड फ्रेंडशिप। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए कि जब भाई बेसिक नीड्स हमारा फुलफिल हो गया, और जो है कि हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गया, फिर हमें भाई अफेक्स स्नेह होना चाहिए, अपनापन, सम्मान, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें की तरफ आदमी बढ़ता है, सामाजिक नीड्स की तरफ। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स according to Maslow, once people begin to satisfy their social needs, they want to be held in esteem, both by themselves और by others। यानी खुद और अपने आप में से एक सम्मान की खोज में आते हैं सब, भाई हमें लोग एक प्रतिष्ठा की नज़र से देखें, प्रतिष्ठित शब्दों में सम्मान के साथ हमसे बात करें। This kind of needs produces such satisfaction as power, prestige, status, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ होने की पावर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एस्टीम फैक्टर्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, अचीवमेंट्स, एंड एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर्स लाइक स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। तो ये जब फुलफिल हो जाता है, तो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा एक खुद का पहचान रहे, हम स्वतंत्र हैं कोई काम करने के लिए। साथ ही जो है कि एक्सटर्नली जो है कि हमारा एक स्टेटस हो, मेरी एक पहचान हो ना, लोगों का ये चीज़ जो है एस्टीम नीड्स में आता है। उसके बाद जो है लास्ट नीड्स, दैट इज़ द नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन ना। यानी आत्म विश्लेषण या आत्मबोध की जो आवश्यकता वाली नीड्स। तो मास्लो रिगार्ड्स दिस एज हाईएस्ट नीड्स, इज द हाईएस्ट नीड्स इन द हायरार्की। इट इज द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। यानी यह नीड्स कहता है कि जब सब कुछ फुलफिल हो गया, फिर वो सोचता है कि मैं किस पोस्ट के लायक था, क्या बनने लायक था और क्या हूँ। ये जो है कि एनालिसिस करता है ना, इसका जो है कि आत्मबोध इसका विश्लेषण करता है। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, अचीविंग वंस पोटेंशियल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट ना, और अपना जो है कि उसकी जो क्षमता है, जो उसका आत्म पूर्ति जो है, वो किस तरीके से उसको प्राप्त करे, इस पे वो विचार करता है।
इट इज टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल एंड टू अकम्प्लिश समथिंग। यानी यह किसी की क्षमता को एक हिसाब से अधिकतम करने और कुछ हासिल करने के लिए है कि वो जानता है कि मेरी क्या क्षमता है और मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये इसको करने का ये निट्स है। उसके बाद सम अदर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है, तो आप इसको भी सीख लीजिए। फर्स्ट है डॉगलस एंड एम जॉर्जियर थ्योरी ऑफ एक्स, थ्योरी ऑफ वाई। तो डगलस मैक जॉर्ज जॉर्ज proposed two different motivational theory which are popularly known as X theory and Y theory, theory of X and theory of Y. So X theory traditional theory है, Y theory modern theory. So this theory is based on traditional views in which management or authority does not trust the labor and use restraining policies so that labor will be unable to act against him. Management consider that the work could be extracted from labor through fear, strict discipline, rebukes, and their cooperation should not be taken in management. यानी एक जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है, इसमें जो लोगों का जो व्यू है, वो एक पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रस्ट नहीं क्रिएट करते हैं लेबर में, और एक हिसाब से इस तरीके से उन एक फियर क्रिएट रखते हैं पॉलिसीज और रूल्स के माध्यम से कि जो लेबर है वो उनके खिलाफ अगेंस्ट न जाए, कुछ उसकी योग्यता ये ना जाए कि उसके खिलाफ वो खड़ा हो और वर्क ना करे। ये मैनेजमेंट जो है कि कुड एक्सट्रैक्टेड द लेबर, लेबर की जो क्षमता है उसका उपयोग ये लोग डर से, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, और इवन जो है कि क्या कहते हैं, डांट फटकार से काम करवाते हैं। कोऑपरेशन की भावना इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये जो है कि ट्रेडिशनल थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो वाई थ्योरी है, जिसको हम आज मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। दिस थ्योरी इज क्वाइट अपोजिट ऑफ एक्स थ्योरी, है ना, बिल्कुल इसके विपरीत है एक्स थ्योरी के। इन दिस लेबर इज एज्यूम्ड टू बी पार्टनर इन मैनेजमेंट। इसमें लेबर जो है कि मैनेजमेंट का एक पार्टनर, उसका एक हिस्सेदार माना जाता है। व्हाट ऑल दे आर वर्किंग इज एंड व्हाट द कोऑपरेशन ऑफ लेबर मैनेजमेंट। तो कहता है कि सॉरी, व्हाट सॉरी सॉरी व्हाट ऑल दे आर वर्किंग इज विद द कोऑपरेशन ऑफ लेबर मैनेजमेंट। यहाँ जो भी कार्य होता है वाई थ्योरी के अनुसार, उसमें जो कुछ भी कार्य होता है वो उनके कोऑपरेशन से, और उनके बातों को उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है वाई थ्योरी में। इसीलिए ये जो है कि मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी है। अब उसके बाद आते हैं जेड थ्योरी, जिसको हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं, ठीक ना। तो विलियम क्यूची, after making a comparative analysis of American and Japanese management practices, suggest that adaptation of theory Z, which represent an integration of American and Japanese management practices। यानी जो विलियम क्यूची है, उन्होंने जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरीज है उसका अध्ययन करने के बाद वो सजेस्ट करते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए इन दोनों को मिक्सअप करके यूज किया जाए तो ये बेटर होगा। ये कहते हैं कि जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इसमें स्लो एडवांसमेंट होता है, इसमें रैपिड एडवांसमेंट होता है, कलेक्टिव डिसीजन यहाँ होती है, सब लोग मिल के जापानीज वाले में डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जित सभी लोगों की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जापानी जो ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। देन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में होलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, जो कर्मचारी हैं उनके लिए समग्र चिंता, उनके लिए समग्र सोच, मतलब सबका कल्याण के बारे में यहाँ सोची जाती है। यहाँ पे सेगमेंटल होता है, व्यक्तिगत एक हिसाब से होता है एम्प्लॉयज का। और यहाँ जो कैरियर है वो जनरल है जापानीज में, जबकि यहाँ स्पेशलिस्ट इन कैरियर स्पेशलाइजेशन वाले लोग होते हैं। तो ये सारी कंपैरिजन और डिफरेंस कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है ईआरजी थ्योरी, जिसको एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ बोलते हैं। तो ईआरजी नीड्स थ्योरी डेवलप्ड बाय इसको क्लाइटन, दैट इज अल्रटर।
तो अल्टर इसके द्वारा डेवलप किया गया है द रिफाइनमेंट ऑफ मास्लो थ्योरी। ये जो मास्लो थ्योरी का ही एक हिसाब से रिफाइनमेंट है जो मास्लो की है, नीड्स हायरार्की थ्योरी है। इंस्टीड ऑफ मास्लो 5 नीड्स, ईआरजी थ्योरी कंडेंस दिस 5 नीड्स इनटू 3 नीड्स। इन्होंने क्या किया है कि उनके जो 5 नीड्स उन्होंने बताया था मास्लो साहब ने, उसके जगह पे इन्होंने 3 नीड्स दिखाया ईआरजी थ्योरी। ये कहते हैं कि ये 3 नीड्स है जिसके लिए लोग काम करते हैं, मोटिवेट रहते हैं। वो एग्जिस्टेंस पहला कि हम एग्जिस्ट करें सिस्टम में, मेरा अपना मतलब एग्जिस्टेंस रहे। दूसरा रिलेटेडनेस और तीसरा ग्रोथ। तो इन 3 चीज़ों की हमारी विकास हो, जो लास्ट है उसमें विकास हो, हम कुछ आगे बढ़े इसके लिए। और तो इस तरीके से ये तीनों तीनों का इन्होंने महत्व दिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हेजरबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, जिसको हाइजेन थ्योरी भी कहते हैं। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रेडरिक हेजरबर्ग एंड हिज एसोसिएट डेवलप मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। जो हेजरबर्ग हैं और उनसे और लोग जो हैं जुड़े हुए उनके साथी, वो लोग इसको भेजे हैं, जो कि टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हेजरबर्ग एडवोकेटेड that there are certain factors that tend to be consistently related to job satisfaction, and on the other hand there are some factors which are consistently related to job dissatisfaction। ये जो टू फैक्टर्स बोलते हैं कि कुछ ऐसे ये कहते हैं कि कुछ कारक ऐसे हैं जो लगातार नौकरी की संतुष्टि से यानी सेटिस्फेक्शन से संबंधित है, जबकि दूसरी ओर कुछ कारक ऐसे हैं जो लगातार जो है कि नौकरी की असंतुष्टि से जुड़े हुए हैं, उसके उससे असंतोष व्यक्त करते हैं। इसलिए इन्होंने इसको टू फैक्टर थ्योरी नाम दिया गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ये भी रहे हैं डेविड मैकलेंड्स यूजेज द थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट ना टू मेजर द पीपल इन 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन से मेजर करते हैं पीपल को, नीड्स फॉर पावर के, देन अचीवमेंट्स एंड अफिलिएशन। Individuals with the high needs of power take action that affect other people's behavior and arouse a strong emotion in them। यानी कहता है कि इंडिविजुअल का जो उसकी जो ज़रूरत है कि मेरे पास पावर हो, उसकी सोच में उसके इंटरनली मोटिवेट होकर और एक्शन लेता है, जो कि पूरी तरीके से अदर पीपल के बिहेवियर को भी प्रभावित करता है। और इस तरीके से जो है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके अंदर आता है कि हाउ टू डू द वर्क विद फुल इफिशिएंसी। द नीड्स फॉर पावर कैन बी revealed in socially acceptable way, demonstrating a socialized power orientation, और in selfish way that is the personalized power orientation। तो ये दोनों चीज हैं जो उनको मोटिवेट करता है, ठीक ना। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, तो ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट लीडरशिप, motivation, and Maslow theory of motivation. Apart from the above, some other theories of motivation has been also discussed briefly, such as X theory of motivation, then Y theory of motivation, Z theory of motivation, again ERG theory of motivation, existence, relatedness, and growth, and then हेजरबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हाइजीन थ्योरी और टू फैक्टर्स थ्योरी कहते हैं, एंड फाइनली मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों हम लोग डिस्कस किए। अब इसके आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, जो आपने लर्न किया उसके आधार पर इसको सोल्व करके आप देखिएगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। और ये यदि कोई शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ ग्लॉसरी दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं इस सत्र को अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।